हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की क्लास के अंदर हम क्रैश कोर्स डिस्कस करेंगे और क्रैश कोर्स के बारे में आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर क्रैश कोर्स चलाया हुआ है और क्रैश कोर्स की जो क्लासें हैं वो एम्स नोट से TSIC और DSSV के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्रैश कोर्स क्लासों के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इन क्रैश कोर्स क्लासों के अंदर जितने भी हमारे नर्सिंग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को हम कंसाइज वे के अंदर उसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास जो क्रैश कोर्स की हमारी लास्ट क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे यूरिन सैंपल है उसको कलेक्ट किया जाता है, कितने टाइप से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखा था कि लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि अमाउंट ऑफ यूरिन सैंपल, कि यूरिन सैंपल का कितना अमाउंट ज़रूरी होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ यूरिन सैंपल, अमाउंट ऑफ यूरिन सैंपल, मेथड ऑफ कलेक्शन, मेथड्स ऑफ यूरिन सैंपल कलेक्शन, मेथड्स ऑफ यूरिन सैंपल कलेक्शन, यूरिन सैंपल अब कितने प्रकार से कलेक्ट किया जा सकता है। अब जब हम मान लीजिए इस कलेक्शन मेथड के अंदर एक मेथड था अपना 24 HRs कलेक्शन ऑफ यूरिन, 24 HRs कलेक्शन ऑफ यूरिन। ठीक है, 24 HRs के लिए यूरिन का जो कलेक्शन करे, अब उसके लिए जब 24 HRs के लिए आप यूरिन सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मली ये किया जाता है PKU के अंदर, फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर हम नॉर्मली ये टेस्ट करते हैं। इस प्रकार के मेथड का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो यूरिन सैंपल उसको एनालिसिस करते हैं। लेकिन जब आप 24 आवर यूरिन कलेक्शन कर रहे हो तो आप ये भी चाहते हो कि 24 घंटे के अंदर जो फर्स्ट आवर के अंदर जो यूरिन आया था उसकी जो बायो कंसिस्टेंसी है या जिसकी जो वैल्यूज़ थी, ठीक है, उन वैल्यूज़ के अंदर क्या नहीं हो, चेंजेज ना हो। अब उन वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस नहीं होने के लिए, क्योंकि टाइम के साथ तो चेंजेस आते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका यूरिन बॉडी से बाहर आ गया तब उसके अंदर क्या होगा, टाइम के साथ चेंजेस तो आने शुरू होंगे, चाहे आपने उसको किसी भी कंटेनर के अंदर आपने कलेक्ट किया होगा। तो अब आपको क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, उसकी मेंटेन बायो कंसिस्टेंसी, टू मेंटेन बायो कंसिस्टेंसी, उसकी बायो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड प्रिजर्वेटिव, ऐड प्रिजर्वेटिव। हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव्स को ऐड कर देते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ये प्रिजर्वेटिव स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हेल्प टू मेंटेन बायो कंसिस्टेंसी, बायो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, जो बायोकेमिकल जो चेंजेस होते हैं यूरिन के अंदर बाहर आने के बाद उन उन चेंजेस को ये क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, और यूरिन की जो कंसिस्टेंसी है, बायोलॉजिकल जो उसके अंदर कंपोजिशन आया था जब वो पहली बार बाहर आया था तब उनको सारे कंपोजिशंस को ये क्या करते हैं, मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स के बाद में हमने बात कर ली थी, प्रिजर्वेटिव्स है वो बहुत ही ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिजर्वेटिव। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि 24 आवर यूरिन कलेक्शन, अब उस बैग के अंदर कौन कौन से प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे। तो नॉर्मली हमने देखा था फॉर्मेलिन, हॉस्पिटल में फॉर्मेलिन है वो टिश्यू प्रिजर्वेशन, टिश्यू प्रिजर्वेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है नॉर्मली। जो हमारे जो हम सर्जरी के दौरान जो भी सैंपल निकलते हैं उन सारे सैंपल का क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम भेजने से पहले उस सैंपल को क्या करते हैं, किस में प्रिजर्व करते हैं, फॉर्मेलिन के अंदर प्रिजर्व रखते हैं। क्या, फॉर HPE की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हिस्टोपैथोलॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिन में करते हैं। साथ ही साथ एक तो हमारा प्रिजर्वेटिव हो गया फॉर्मेलिन, दूसरा हमारा प्रिजर्वेटिव था क्लोरोफॉर्म, तीसरा था हमारा कंसंट्रेटेड HCl। हमारा चौथा जो प्रिजर्वेटिव था वो क्या था, बोरिक एसिड। नॉर्मली इस बोरिक एसिड को नॉर्मली हम क्या करते हैं, आई वॉश के लिए भी यूज करते हैं, आई वॉश के लिए भी यूज किया
जाता है इन आई इन्फेक्शन, इन केस ऑफ आई इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन के दौरान हम इसका यूज करते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये यूरिन की बायो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जहाँ से हम ये पढ़ेंगे कि यूरिन एनालिसिस से कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कि यूरिन एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यूरिन एनालिसिस है वो कैसे किया जाता है, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो यूरिन एनालिसिस के द्वारा होते हैं। तो आप इसमें देखोगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप देख रहे हो ऊपर ही ऊपर कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड टेस्ट, या कोल्ड टेस्ट और हॉट टेस्ट है। ठीक है, इस टेस्ट का नाम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो भी नाम आप देख रहे हो जो बोल्ड करके ब्लैक अक्षर के ब्लैक कलर के अंदर लिखे हुए, उन सारे नामों के ऊपर आपको डायरेक्टली क्या मिल सकता है, क्वेश्चन एमसीक्यू मिल सकता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मली अब आपके पास सवाल आ सकता है कि हॉट एंड कोल्ड टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कि भाई किस सैंपल के लिए करते हैं, या फिर हॉट एंड कोल्ड केस टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, किससे किया जाता है, यूरिन से किया जाता है। और हॉट एंड कोल्ड टेस्ट किसके लिए किया जाता है, फॉर एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन इन यूरिन, एल्ब्यूमिन इन यूरिन, कि यूरिन के अंदर जो एल्ब्यूमिन है उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यूरिन एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई यूरिन के अंदर प्रोटीन है कि नहीं है, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है, हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोस्ट है हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। ये क्या बताता है, ये हॉट एंड कोल्ड टेस्ट हमें बताता है कि यूरिन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ, क्या करता है, चेक द प्रेजेंस ऑफ, check the presence of check the presence of protein in urine। और प्रोटीन कौन सी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, उसका क्या करता है, यूरिन के अंदर वो कितनी प्रेजेंट है वो देखने के लिए टेस्ट किया जाता है, आपका हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मली प्रोटीन है वो बाहर कब निकलती है यूरिन के अंदर, प्रोटीन एक्सक्रिएशन कब होगा, प्रोटीन एक्सक्रिएशन इन यूरिन, कि यूरिन के अंदर प्रोटीन है वो बाहर कब आता है। नॉर्मली आपने देखा होगा यूरिन के अंदर प्रोटीन है वो कब बाहर आएगा, सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज पहला। दूसरा हो जाएगा हमारा क्रोनिक किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी डिजीज हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होता है, आपने देखा होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन का एक्सक्रिएशन होने लग जाता है, 3.5 से लेके 5 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, इतना एक्सक्रिएशन यूरिन के थ्रू होना शुरू हो जाता है, तो वो है एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब ये तो थी मोस्ट कॉमन वो बीमारियां जिनके अंदर किडनी की वजह से आपका प्रोटीन एक्सक्रिएशन। अब हो सकती है गायनेकोलॉजिकल, गायनेकोलॉजिकल के अंदर अगर आपने देखा हो स्टूडेंट्स तो एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, इनके अंदर भी प्रोटीन है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये भी ये जो टेस्ट है वो इस कंडीशंस के अंदर, ये जो मैंने 5 आपको एग्जांपल्स बताए, इन कंडीशंस के अंदर किए जाते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जिन कंडीशंस के अंदर आप प्रोटीन या टेस्ट है या जो यूरिन के अंदर प्रोटीन को देखने के लिए करते हैं। नॉर्मली जब यूरिन के अंदर प्रोटीन बाहर आ रही है तो उसे क्या बोला जाता है, ठीक है, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो काम में ली जाती है जब यूरिन के साथ आपकी प्रोटीन बाहर आ रही है। ठीक है, इसका मतलब हो गया प्रोटीन एक्सक्रिएशन, प्रोटीन एक्सक्रिएशन, प्रोटीन एक्सक्रिएशन इन यूरिन। यूरिन के अंदर अगर प्रोटीन का एक्सक्रिएशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, प्रोटीन यूरिया। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, काफ़ी इजी टर्मिनोलॉजी है और बहुत काम की है, बहुत बार ये हमसे पूछी जाती है, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की। नेक्स्ट टेस्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रोटीन को चेक करने के लिए था टेस्ट। तो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा
क्या है, शुगर को टेस्ट करने के लिए, ये शुगर आ रही है बाहर, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। अब शुगर जब बाहर आ रही है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं अपन सेकंड टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, सेकंड टेस्ट की बात करते हैं। सेकंड टेस्ट हमारा टेस्ट क्या है, बेनेडिक्ट टेस्ट। सेकंड टेस्ट हमारा क्या है, बेनेडिक्ट टेस्ट। बहुत से लोगों ने बेनेडिक्ट टेस्ट है वो बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर परफॉर्म भी किया हुआ होगा, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट, अब बेनेडिक्ट टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट, बेनेडिक्ट टेस्ट है या ये तो हो गया। बेनेडिक्ट टेस्ट है वो शुगर के लिए किया जाता है कि यूरिन के अंदर शुगर का एक्सक्रिएशन हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज का एक्सक्रिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉर्मली इनका एक्सक्रिएशन नहीं होता है, ये रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बॉडी की किडनी के द्वारा, ठीक है। तो अगर शुगर का एक्सक्रिएशन हो रहा है, मोस्ट कॉमनली शुगर का एक्सक्रिएशन कब होगा, इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किडनी उसको मेंटेन करने के लिए क्या करती है, शुगर को भी फिल्टर करना शुरू कर देती है, ठीक है। और डायबिटिक मेलाइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन है नेफ्रोपैथोलॉजी। नेफ्रोपैथोलॉजी वहाँ में देखने को मिलती है, मतलब किडनी का डैमेज होना शुरू हो जाता है इन केस ऑफ डायबिटीज, क्रोनिक डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है वो हमें ये बताता है कि यूरिन के अंदर एक्सक्रिएशन की यूरिन के अंदर शुगर का कितना एक्सक्रिएशन हो रहा है, यानी कि शुगर को टेस्ट करने के लिए, यूरिन में शुगर का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने के लिए, ठीक है। आपके पास एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि बेनेडिक्ट टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट which component to find out which component in यूरिन, ठीक है। कि यूरिन के अंदर किस कंपोनेंट का पता लगाने के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। तो किसका पता लगाने के लिए हम करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट को, करते हैं शुगर का पता लगाने के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भूल चुके होंगे शायद, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब आप यूरिन सैंपल रहे हो तो उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, अमाउंट ऑफ यूरिन सैंपल, अमाउंट ऑफ यूरिन सैंपल, अमाउंट ऑफ यूरिन सैंपल, यूरिन सैंपल का अमाउंट होगा 100 से लेके 200 ml, ये रिक्वायर्ड ही होता है। इतना सैंपल तो हमें चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के हम जो भी टेस्ट है वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो हमने दो टेस्ट पढ़ लिए हैं यूरिन एनालिसिस के लिए। पहला पढ़ा हमने हॉट एंड कोल्ड टेस्ट है, वो किसके लिए किया जाता है, प्रोटीन यूरिया के लिए किया जाता है कि भाई यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही है कि नहीं आ रही, वो एल्ब्यूमिन का पता लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा हमने बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट किस कंडीशन के अंदर किया जाता है, इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस और नेफ्रोपैथोलॉजीज के अंदर किया जाता है, ठीक है। और बेनेडिक्ट टेस्ट से हम क्या बता सकते हैं कि बेनेडिक्ट टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि यूरिन के अंदर शुगर कितना आ रहा है, यूरिन के अंदर शुगर कितना आ रहा है, ठीक है। नॉर्मली यूरिन के अंदर शुगर है वो बहुत ही, अगर या तो होता नहीं है, होता तो बहुत ही ट्रेस अमाउंट के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस वहाँ पे शुगर का एक्सक्रिएशन भी शुरू हो जाता है, साथ के साथ क्रोनिक डायबिटीज मेलाइटस की वजह से वहाँ पे नेफ्रोपैथोलॉजी या नेफ्रोटॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी शुरू होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं और वो प्रोटीन का एक्सक्रिएशन भी करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूरिन के अंदर कितना शुगर एक्सक्रिएट किया जा रहा है। आई होप आप लोगों को ये दोनों टेस्ट समझ में आए होंगे। जो भी टेस्ट लिखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सीरियसली लेकर के आप स्टडी कीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट टेस्ट की तरफ कि कौन सा टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अब, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट टेस्ट हमारा सल्फर टेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सल्फर टेस्ट है, सल्फर टेस्ट है, उसका दूसरा नाम क्या है, हे टेस्ट। अब ये दोनों नामों से आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपसे कोई भी सल्फर टेस्ट नाम से कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हर कोई आपको बता देगा, हर कोई इजीली उसको याद रख सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें नाम याद रखना है हे टेस्ट, हमें नाम याद रखना है हे टेस्ट, ठीक है। हे टेस्ट है वो किसके लिए, किस के लिए किया जाता है, यूरिन सैंपल के लिए किया जाता है। यूरिन में क्या टेस्ट करने के लिए हे टेस्ट किया जाता है, बाइल साल्ट, बाइल साल्ट चेक करने के लिए यूरिन के लिए, यूरिन से जो टेस्ट किया जाता है वो सल्फर टेस्ट किया जाता है, हेयर टेस्ट बोलते हैं। और हेयर टेस्ट से हम देखते हैं कि यूरिन के अंदर बाइल साल्ट का कितना एक्सक्रिएशन हो रहा है, ठीक है। और बाइल साल्ट का एक्सक्रिएशन कब होगा, इन केस ऑफ लीवर डिजीज,
लीवर डिजीज, लीवर डिजीज है उस कंडीशन के अंदर है, उस कंडीशन के अंदर किया जाएगा। और दूसरा किडनी डिजीज, किडनी डिजीज, किडनी डिजीज के अंदर भी हम देखते हैं कि आपको नॉर्मली बाइल साल्ट के टेस्ट वो करने होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि भाई बाइल साल्ट का कितना एक्सक्रीशन कर रही है किडनी। तो बाइल साल्ट का एक्सक्रीशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, बाइल साल्ट का एक्सक्रीशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं, सल्फर टेस्ट यानी कि हेयर टेस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका, दूसरा टेस्ट है दूसरा आपका टेस्ट होगा आयोडीन टेस्ट, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा आयोडीन टेस्ट है वो, ठीक है, याद रखिएगा कि आयोडीन टेस्ट है। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा टेस्ट है, नेक्स्ट हमारा टेस्ट होगा आपका आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट या स्मिथ टेस्ट। हेयर टेस्ट और स्मिथ टेस्ट ये दोनों मोस्ट कॉमनली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, आप देखना अगर कभी आपको लगे तो, ठीक है। आयोडीन टेस्ट और स्मिथ टेस्ट है वो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आयोडीन टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, स्मिथ टेस्ट, ठीक है। बाइल सल्फर टेस्ट का क्या नाम है, हेयर टेस्ट, और आयोडीन टेस्ट का स्मिथ टेस्ट। याद रखने के लिए हो गया अपना कि हेयर टेस्ट, हेयर टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, सल्फर टेस्ट। हेयर टेस्ट इज इक्वल टू सल्फर टेस्ट। और स्मिथ टेस्ट, स्मिथ टेस्ट का मतलब कितना होता है, आयोडीन टेस्ट। स्मिथ टेस्ट और आयोडीन टेस्ट ये दोनों क्या है, एक ही बात है। ध्यान रखने की बात ये है हमारे लिए कि हमें क्या करना है, एक ही, ये सारी की सारी क्या है, एक ही बात है, जिसके अंदर क्या है नॉर्मली यहाँ पे आयोडीन टेस्ट, स्मिथ टेस्ट, ठीक है। स्मिथ टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, हेयर टेस्ट है वो सल्फर टेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब नॉर्मली सल्फर टेस्ट या हेयर टेस्ट कर रहे थे हम किसके लिए, बाइल साल्ट के लिए, और आयोडीन टेस्ट या स्मिथ टेस्ट करते हैं हम बाइल पिगमेंट्स के लिए। और ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट के लिए ये टेस्ट किया जाता है। स्मिथ टेस्ट किसके लिए किया जाता है, बाइल पिगमेंट के लिए, और हेयर टेस्ट किसके लिए किया जाता है, बाइल साल्ट के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स ये सारे की पॉइंट्स हैं, यहाँ से डायरेक्टली आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लेके स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोथर टेस्ट की, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोथर टेस्ट। अब रोथर टेस्ट है वो क्या है, रोथर टेस्ट कब किया जाता है, टू फाइंड आउट द कीटोन बॉडीज, टू फाइंड आउट द कीटोन बॉडीज। ये कीटोन बॉडीज का पता लगाने के लिए कि यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज है वो कितने बन रहे हैं, या एक यूरिन के अंदर कितने कितने किस प्रकार से कीटोन बॉडीज का एक्सक्रीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, रोथर टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, रोथर टेस्ट। अब सवाल आ सकता है ये रोथर टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट विच कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या करते हैं, कीटोन बॉडीज का पता लगाते हैं, ठीक है। अब कीटोन बॉडीज का पता लगाने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कीटोन बॉडीज यूरिन के अंदर एक्सक्रिएट कब होते हैं, इन केस ऑफ डायबिटिक एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डी के ए, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है नॉर्मली आपका, जो कीटोन बॉडीज है वो यूरिन के अंदर भी एक्सक्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। और जब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका यूरिन टेस्ट करते हैं, क्या करेंगे, यूरिन टेस्ट। और यूरिन टेस्ट में हम कौन सा टेस्ट करेंगे, उसका रोथर टेस्ट। कौन सा करेंगे, रोथर टेस्ट। और रोथर टेस्ट से क्या पता लगेगा स्टूडेंट्स, हमें रोथर टेस्ट से हमें ये पता लगेगा कि यूरिन के अंदर कितना आपके कीटोन बॉडीज आ रहे हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज मेलाइटिस का। इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, इज एन कॉम्प्लिकेशन ऑफ, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। इट इज एन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस का ये कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटिक कीटोसिडोसिस के अंदर क्या हो जाता है, आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल इज इंक्रीज, ठीक है, इनकेस अप टू 500 to 700 mg पर DL तक ये चला जाता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये 300 के बाद डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है वो कभी भी हो सकता है। 300 के बाद सीरियस और कॉम्प्लिकेशन तो उनके बढ़ने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इन केस ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हम क्या करते हैं, कीटोन बॉडीज पता लगाते हैं।
उसमें क्या होता है, डायबिटिक कीटोसिस कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडोसिस वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर हम यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट में कौन सा टेस्ट करेंगे, रोथर टेस्ट। रोथर टेस्ट हमें क्या बताएगा स्टूडेंट्स, रोथर टेस्ट हमें ये बताता है कि आपके जो यूरिन है उसके अंदर कितने कीटोन बॉडीज है वो एक्सक्रिएट किए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इनका, ये कौन कौन सा टेस्ट है वो किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आपको मैं बताना चाहूँ स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम बात करें तो पहले तो ये तो गलत है, ये तो हमारा गलत है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट्स के लिए। ठीक है, नॉर्मली देखो, अब आप देखो थोड़ा सा, अब आप देखोगे स्टूडेंट्स की हॉट एंड कोल्ड टेस्ट किसके लिए कर रहे थे हम, एल्ब्यूमिन के लिए, मतलब प्रोटीन के लिए। नॉर्मली अगर मैं इसको एक बढ़िया वर्ड में कहना चाहूँ तो प्रोटीन के लिए, कि भाई यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके लिए हम कर रहे थे हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। नेक्स्ट हमने किया बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट हम किसके लिए कर रहे थे, शुगर के लिए, कि भाई यूरिन के अंदर शुगर या ग्लूकोज है वो कितना आ रहा है। ठीक है, ग्लूकोज के लिए हम कर रहे थे। नेक्स्ट हमने किया सल्फर टेस्ट। सल्फर टेस्ट किया या फिर हमने हेयर टेस्ट किया। ठीक है, हेयर टेस्ट और स्मिथ टेस्ट मोस्ट कॉमनली इसी नाम से आपसे पूछा जाएगा। हेयर टेस्ट और स्मिथ टेस्ट को याद रखने का मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी बताता हूँ। हेयर टेस्ट को किसके लिए किया जाएगा, बाइल साल्ट के लिए। बाइल साल्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, हेयर टेस्ट। और स्मिथ टेस्ट किसके लिए किया जाएगा, बाइल पिगमेंट्स के लिए, बाइल पिगमेंट्स के लिए। अब इसको याद रखने का फॉर्मूला बताता हूँ। हेयर टेस्ट और स्मिथ टेस्ट में सबसे लंबी स्पेलिंग किसकी है, मतलब सबसे बड़ी स्पेलिंग किसकी है, स्मिथ टेस्ट की बड़ी है स्पेलिंग, उसमें तो 3 ही वर्ड है, इसमें 5 आ रहे हैं। ठीक है, और बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट में किसकी स्पेलिंग बड़ी है, बाइल पिगमेंट की बड़ी है। बाइल साल्ट में तो बाइल साल्ट ही आ रहा है। ठीक है, 2 वर्ड आ रहे हैं, इसमें एक ही आ रहा है, लेकिन बड़ा इसमें क्या आ रहा है, बाइल, इसमें आ रहा है बाइल पिगमेंट्स, 2 चीज़ें आ रही हैं। तो हेयर टेस्ट है वो छोटा है। ठीक है, हेयर टेस्ट छोटा है मतलब मीनिंग छोटी है, मतलब स्पेलिंग इसकी छोटी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बाइल साल्ट का लिए करते हैं, और इसमें टेस्ट के लिए हम किसका करेंगे, बाइल पिगमेंट्स के लिए यूज करते हैं। ये आप इस तरीके से एक ट्रिक लगा करके आप याद रख सकते हैं कि स्मिथ टेस्ट किसके लिए करते हैं और हेयर टेस्ट किसके लिए करते हैं। तो जिसकी जितनी बड़ी स्पेलिंग वो उतना बड़ा टेस्ट है। जैसे कि स्मिथ टेस्ट है वो बड़ी स्पेलिंग है तो बाइल पिगमेंट्स के लिए आएगा, और हेयर टेस्ट है छोटी स्पेलिंग है तो हेयर टेस्ट किसके लिए आ जाएगा, आपका बाइल साल्ट के लिए आ जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा रोथर टेस्ट। रोथर टेस्ट हम किसके लिए कर रहे थे, रोथर टेस्ट हम कर रहे थे आपके कीटोन बॉडीज़ का पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने के लिए कर रहे थे, कीटोन बॉडीज़ का पता लगाने के लिए हम ये टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो था हमारा यूरिन एनालिसिस, कि किस प्रकार से यूरिन एनालिसिस के टेस्ट होते हैं, उनमें कौन कौन से जो टेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी आपको समझाया है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पुटम टेस्ट, वेरी मोस्ट ध्यान रखने की बात है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है स्पुटम टेस्ट। स्पुटम टेस्ट कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पुटम टेस्ट है। स्पुटम टेस्ट है वो क्या होता है, स्पुटम टेस्ट के अंदर क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करेंगे, एग्जामिन द स्पुटम, एग्जामिन द स्पुटम, स्पुटम का एग्जामिनेशन हम करते हैं। ठीक है, अब स्पुटम का एग्जामिनेशन हम जब हम कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली स्पुटम एग्जामिनेशन किसके लिए किया जाता है, फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये टेस्ट किया जाता है कि भाई टीबी है कि नहीं है, यानी कि शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको टीबी। टीबी, अब टीबी के अंदर हम किस स्पुटम के थ्रू हम किस बैक्टीरिया को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, टीबी होती है वो लंग्स की डिजीज होती है, और उसमें हम क्या कौन से बैक्टीरिया को ढूंढते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई। इसके लिए करते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई, एसिड फास्ट बेसिलाई का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, स्पुटम टेस्ट करते हैं। ध्यान रखने की बातें हैं तीनों की स्पुटम एग्जाम, स्पुटम टेस्ट स्पुटम एग्जामिनेशन होता है, साथ के साथ इसमें मोस्ट कॉमनली हम किसके लिए किया जाता है, कॉमनली एमसी मतलब मोस्ट कॉमनली ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है। दूसरा ये ये जब स्पुटम टेस्ट कर रहे हो तो हम किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि आपके स्पुटम के अंदर एसिड फास्ट बेसिलाई है कि नहीं है, ये देख रहे हैं हम। ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई क्या है, इट्स अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ, causative organism of, इट्स एन causative organism of, किस चीज़ का causative organism, ट्यूबरक्लोसिस। ये ट्यूबरक्लोसिस के causative organism का होता है। ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई ट्यूबरक्लोसिस का causative organism होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि अमाउंट, कितना अमाउंट हमें ज़रूरी होता है स्पुटम का हमें अमाउंट चाहिए, तो कितना अमाउंट चाहिए, 100 से 300 ml तक स्पुटम होना चाहिए। वहाँ पर सेलाइवा नहीं होनी चाहिए, डोंट सेंड द सेलाइवा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पे सेलाइवा को नहीं भेजना, हमें लार, सेलाइवा मतलब लार, लार, ठीक है। लार को हमें नहीं भेजना है, हमें स्पुटम भेजना है, कफ भेजना है, ठीक है, स्पुटम भेजना है। तो डोंट सेंड सेलाइवा नहीं भेजनी है। साथ के साथ कितना अमाउंट होना चाहिए, जो स्पुटम हम कलेक्ट कर रहे हैं उस स्पुटम का कितना अमाउंट होना चाहिए, 100 से 300 ml तक का अमाउंट होना उसका ज़रूरी होता है, ताकि हम उस स्पुटम को क्या कर सकें, टेस्ट के लिए भेज सकें। और इतना अमाउंट होगा तब जा करके जो भी स्पुटम से जो भी टेस्ट है, मतलब स्लाइड्स बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती है, ठीक है, वो सारी तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब इतना अमाउंट हमें सैंपल का मिलता है। नेक्स्ट है कि मोस्ट कॉमनली जो सैंपल लिया जाता है, मोस्ट कॉमनली जब हम स्पुटम कलेक्शन कर रहे हैं तो कौन सा सैंपल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल इज़ द बेस्ट सैंपल, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल इज़ द बेस्ट सैंपल। रट्टा मार लो इस लाइन को, इस लाइन को रट्टा मार लो, बहुत बार सीधा एमसीक्यू आता है कि कौन सा जो स्पुटम से, अब जब एक नर्स है वो स्पुटम कलेक्शन करने जा रही है पेशेंट का, तो कब करना चाहिए, फर्स्ट मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग सैंपल इज द बेस्ट सैंपल, ठीक है। मॉर्निंग सैंपल मॉर्निंग सैंपल इज बेस्ट सैंपल, मॉर्निंग सैंपल इज द बेस्ट सैंपल। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा चुका है कि एक स्पुटम कलेक्शन का, एक नर्स है वो स्पुटम कलेक्शन करने जा रही है, तो कब वो स्पुटम कलेक्शन करना चाहिए, फर्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग के अंदर उठते ही सबसे पहले स्पुटम कलेक्शन का सैंपल है वो कलेक्ट करना चाहिए। पेशेंट को खाना पीना नहीं करना चाहिए, पहले अगर स्पुटम कलेक्शन प्लान किया हुआ है तो स्पुटम कलेक्शन का सैंपल होना चाहिए। और स्पुटम कलेक्शन जब हम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस देना है कि आप क्या करो, डीप ब्रीथिंग करो ड्यूरिंग कलेक्शन, ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ स्पुटम, स्पुटम कलेक्शन के दौरान क्या करना है, एडवाइस एडवाइस टू पेशेंट फॉर डीप ब्रीथिंग, फॉर डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग के लिए एडवाइस करना है। डीप ब्रीथिंग करके पेशेंट क्या करेगा, कफ करेगा, डीप ब्रीथिंग एंड देन कफ, देन कफ, उसके बाद पेशेंट क्या करेगा, कफ करेगा, और कफ करने के बाद क्या होएगा, एंड देन कलेक्ट द स्पुटम सैंपल, एंड कलेक्ट द स्पुटम सैंपल। उस टाइम हमें क्या करना है, स्पुटम का सैंपल कलेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट मॉर्निंग के अंदर हमें पेशेंट को क्या करना है, एडवाइस करना है कि आप डीप ब्रीथिंग कीजिए, डीप ब्रीथिंग एंड देन कफ, डीप ब्रीथिंग करके आप कफ कीजिए, उसके साथ क्या आएगा, कफ नहीं, जो स्पुटम बाहर आएगा, स्पुटम बाहर आएगा तो क्या होगा, उससे उसका हम सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। ये एक तरीका होता है स्पुटम कलेक्शन करने का। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो भी आपने एक जो फ्लो चार्ट देखा है वो चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट के अंदर आप देखोगे, इसमें ये बताया गया है कि मेथड ऑफ स्पुटम कलेक्शन, किस प्रकार से आपको मेथड ऑफ स्पुटम कलेक्शन करना है, आपको आप पेशेंट से किस प्रकार से स्पुटम का सैंपल कलेक्ट करोगे। हमें पेशेंट को एडवाइस करना है, जब भी हम पेशेंट को स्पुटम कलेक्शन करना है, पेशेंट को सबसे पहले एडवाइस करना है कि भैया आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, डीप ब्रीथिंग के बाद आपको कफ करना है, और कफ के साथ आपको क्या करना है, स्पुटम बाहर निकालना है, और बाहर निकाल करके आपको क्या करना है, जो भी आपका स्पुटम कप होता है, स्पुटम सैंपल लेने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्पुटम कप, स्पुटम कप होता है, और उस स्पुटम कप के अंदर आपको क्या करना है, जो उसको स्पीड कर दे, ठीक है। तो ये था हमारा सैंपल कलेक्ट करने का तरीका, ठीक है स्टूडेंट। बहुत बार इस पे सवाल पूछा जाता है कि स्पुटम का सैंपल है वो किस प्रकार से कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है जिसको हमने अभी तक हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। जब तक आपके पेशेंट का, यानी जब तक आपके पेशेंट का स्पुटम कलेक्शन का सैंपल, यानी स्पुटम का सैंपल जब तक नहीं लिया जाता, तब तक आप पेशेंट को कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दोगे। ध्यान रखने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, patient should not receive any antibiotic before sending the sample for AFB and culture and sensitivity, very most point,
वेरी मोस्ट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमें क्या करना है कि जब तक हम पेशेंट का ब्लड स्पुटम का सैंपल नहीं ले लेते, जब तक हम स्पुटम का सैंपल नहीं ले लेते, तब तक हमें क्या नहीं करना है, पेशेंट को कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं देने हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स दे दोगे तो आपके स्पुटम कलेक्शन के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि उसके अंदर क्या मिले, बैक्टीरिया वगैरह आपको कम मिले, बैक्टीरिया वायरस, जिस भी पर्पज़ से आप क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, वो पर्पज़ आपका फेल हो सकता है। साथ के साथ एंटीबायोटिक अगर आप दे देते हो पेशेंट को, तो उससे क्या होगा, उसका जो इन्फेक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है। और एंटीबायोटिक क्या करती हैं, आपके स्पुटम के अंदर जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है उसको भी डिक्रीज कर देती है, क्योंकि आपने अगर एक डोज भी दिया है तो वो अपना एक्शन तो दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी पेशेंट का स्पुटम कलेक्शन किया जा रहा है, स्पुटम कलेक्शन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को कोई भी एंटीबायोटिक हमें नहीं देना है। ठीक है, अगर आप टीबी के लिए कर रहे हो तो स्पेशली ध्यान रखना है, एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए या कोई भी कल्चर और सेंसिटिविटी या किसी भी कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए कर रहे हो, तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट क्या नहीं लेना चाहिए, हमारा पेशेंट तब तक कोई एंटीबायोटिक रिसीव नहीं करना चाहिए। अगर एंटीबायोटिक रिसीव कर लेगा तो जो टेस्ट के जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं होंगे, जो टेस्ट के हमारे रिजल्ट्स है वो टेस्ट के रिजल्ट्स है वो अच्छे नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि जब तक हमारे पेशेंट का अगर प्लान है, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर ने प्लान किया है कि इसका हमें क्या करना है, स्पुटम सैंपल सेंड करना है, स्पुटम सैंपल का हमें कल्चर और सेंसिटिविटी करवाना है, या आप टीबी के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, तो हमें तब तक ये चीज़ एंटीबायोटिक नहीं देनी है पेशेंट को, कोई भी एंटीबायोटिक एडमिट जब तक उसका स्पुटम का सैंपल है वो कलेक्ट नहीं कर लिया जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इस चीज़ का हमें खास तौर से ध्यान रखना है, और किस प्रकार से करना है वो मैंने पूरा आपको बता दिया। स्पुटम कलेक्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अमाउंट कितना होना चाहिए, कौन सा सैंपल सबसे ज़्यादा लिया जाता है, एंटीबायोटिक नहीं देनी है, सलाइवा सेंड नहीं करनी है, यही यहाँ ये जो चारों पॉइंट है आपके पास, यहाँ से बहुत सारे आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूल सैंपल कलेक्शन। स्टूल सैंपल कलेक्शन के अंदर देखना है स्टूडेंट्स, स्टूल सैंपल कलेक्शन। अब स्टूल सैंपल कलेक्शन वो किस डिजीज़ के अंदर किया जाता है, मेरे को बताओ। स्टूल का सैंपल है वो किस डिजीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा लिया जाता है, स्टूल सैंपल है वो किस डिजीज़ के अंदर लिया जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन इन पोलियो, मोस्ट कॉमन इन पोलियो, पोलियो के अंदर लिया जाता है। ठीक है, पोलियो का डायग्नोसिस करने के लिए आपको स्टूल का सैंपल लेना पड़ेगा, क्योंकि पोलियो के लिए जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके स्टूल के अंदर होते हैं। ठीक है, स्टूल से भी बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं जिनके थ्रू हम जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनका पता लगाते हैं। नॉर्मली देखिए, अब हम देखते हैं कि कितना अमाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अमाउंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कितना अमाउंट हमें ज़रूरी होता है। तो नॉर्मली है, जो स्टूल सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास 0.5 टू 1 ऑन्स, 0.5 टू 1 ऑन्स, और 15 से 30 ग्राम, 15 से 30 ग्राम हो तो चलेगा, और 0.5 से 1 ऑन्स। अब 1 ऑन्स का मतलब कितना होता है, 30 ml, 30 ml, 15 से 30 ml सैंपल होना चाहिए, और 15 से 30 ग्राम है तो चलेगा। अगर लिक्विड स्टूल है, ठीक है, वाटरी स्टूल है, वाटरी स्टूल है, और ये आ जाएगा आपका सेमी सॉलिड का, ये सेमी सॉलिड का आ चुका है। ठीक है, तो इतना होना जरूरी होता है। मोस्ट कॉमनली ये पोलियो डिजीज़ के अंदर किया जाता है। ठीक है, अब जब भी आप स्टूल सैंपल चेक कर रहे हो, स्टूल सैंपल भेज रहे हो, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए हम किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस बनाना चाह रहे हैं कि ये पेशेंट को डिजीज़ है कि नहीं, हमने स्टूल सैंपल भेजा। स्टूल सैंपल, जब भी हम स्टूल सैंपल भेज रहे हैं तो हमें कंटिन्यू 3 दिन तक, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए स्टूल सैंपल शुड बी एग्जामिन फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव डे। लगातार 3 दिन तक हमें क्या करना है, स्टूल सैंपल का एग्जामिनेशन करना है। लगातार 3 दिन तक का मतलब डे फर्स्ट, डे 2 एंड डे 3, ये 3 होने चाहिए स्टूल सैंपल एग्जामिन। ठीक है, स्टूल सैंपल को क्या करना है, एग्जामिन करना है कंटिन्यूसली। 3 दिन तक आपको क्या करना है, स्टूल सैंपल है उसका एग्जामिनेशन करना है, ताकि कोई भी डिजीज़ का डायग्नोसिस बनाने से पहले हम क्या हो सके, खुद भी तो श्योर हो सके। तो जब भी आप स्टूल सैंपल या स्टूल से किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस बनाने जा रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, लगातार 3 दिन तक हमें स्टूल सैंपल भेजना है, और उसके बाद हमें उसको
डायग्नोसिस को कंफर्म करना है। 3 दिन तक कंटिन्यूसली हमें भेजना है और जितना हो सके स्टूल सैंपल कलेक्ट करते ही उसे हमें क्या करना है, लैब के अंदर भेज देना है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हमें क्या करना है, क्विकली लैब के अंदर उसको सेंड करना होता है कि जैसे ही कलेक्ट होते ही आप सीधा का सीधा उसको लैब में ट्रांसफ़र कर दो, ताकि हम उसका क्या कर सकें, एग्जामिन कर सकें और जो भी डिजीज़ है उसको फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि अगर काफ़ी देर तक आप स्टूल सैंपल को रखोगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर प्रेजेंट हो जो जैसे ही बॉडी के बाहर आए वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हो। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टूल सैंपल को सबसे पहले स्टूल सैंपल को 3 दिन कंटिन्यू एग्जामिन किया जाता है। साथ ही साथ उसको जल्दी से जल्दी जैसे ही सैंपल कलेक्ट होता है क्विकली हमें क्या करना है, लेबोरेटरी के भेज देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरे द्वारा जो भी क्रैश कोर्स ये मेडिकल नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे दिया जा रहा है और क्रैश कोर्स है वो आपको तैयारी में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी है वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है ब्लड सैंपल। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के जो क्रैश कोर्स है वो आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा होगा, आपकी तैयारी को और अच्छा बना रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।